फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ हमारा आज का टॉपिक है स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। सो स्कोप और लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल कहने का मतलब क्या है कि किसी भी वेरिएबल का स्कोप कहाँ कहाँ है प्रोग्राम में, और फिर उसका लाइफ टाइम कहाँ लाइफ टाइम कब तक है। बेसिकली हमारा टॉपिक है स्कोप एंड लाइफ टाइम। स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। सी, सबसे पहले हम लोग लाइफ टाइम देखते हैं। लाइफ टाइम का मतलब क्या है कि कोई भी वेरिएबल हमारे प्रोग्राम में कितनी देर तक प्रोग्राम के मेमोरी में रहता है। लाइफ टाइम ऑफ एनी वेरिएबल इज द टाइम फॉर विच द पार्टिकुलर वेरिएबल आउटलिव्स इन मेमोरी। यानी वह वेरिएबल प्रोग्राम के मेमोरी में कितनी देर रहता है ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ द प्रोग्राम। मीन्स जब हम कोई प्रोग्राम रन कराते हैं तो वह वेरिएबल कब मेमोरी में क्रिएट होता है और कब डिस्ट्रॉय होता है, इसको हम लोग किसी भी वेरिएबल का लाइफ टाइम कहते हैं। जैसे जनरली अगर कोई वेरिएबल मेन के अंदर हम बनाते हैं तो जैसे ही प्रोग्राम हम रन करना शुरू करते हैं वो वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट हो जाता है। बट जैसे ही हमारा प्रोग्राम बंद होता है तब जाके वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय होता है। बट अगर किसी फंक्शन के अंदर हमने कोई वेरिएबल बनाया है तो जब वह फंक्शन कॉल होगा, यानी जब हमारा कंपाइलर का या पॉइंटर का हो जो फंक्शन के अंदर जाएगा तो उसके बाद वो वेरिएबल क्रिएट होगा, और जैसे ही वो फंक्शन का एग्जीक्यूशन समाप्त हो जाता है वो वेरिएबल डेड हो जाता है। तो उसे हम लोग लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल कहते हैं। आगे देखते हैं। नाउ दूसरा चीज है स्कोप। स्कोप का मतलब क्या है? द स्कोप ऑफ एनी वेरिएबल इज एक्चुअली सबसेट ऑफ लाइफ टाइम। स्कोप भी एक तरह से लाइफ टाइम का सबसेट होता है, क्योंकि लाइफ टाइम जितना देर का रहेगा उसी के अंदर ही स्कोप रहेगा। स्कोप जब भी होगा तो लाइफ टाइम से कम होगा, लाइफ टाइम के बराबर हो सकता है या उससे कम। A variable may be in the memory but may not be accessible though। देखो ऐसा हो सकता है कि कोई वेरिएबल मेमोरी में रहे, मतलब वो उसका लाइफ में हो, लेकिन वह एक्सेसिबल नहीं हो उस टाइम पे। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे फंक्शन प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फंक्शन होते हैं, और कोई वेरिएबल अगर किसी फंक्शन में है और हमारा कर्सर या कंपाइलर किसी दूसरे फंक्शन में है, दूसरा फंक्शन यूज हो रहा है, तो उस समय पहले वाले फंक्शन का वेरिएबल जिंदा तो है, लाइव मेमोरी में तो है, बट वो एक्सेसिबल नहीं होता है। सो द एरिया ऑफ आवर प्रोग्राम वेयर वी कैन एक्चुअली एक्सेस आवर एंटिटी मीन्स वेरिएबल्स इज द स्कोप ऑफ दैट वेरिएबल। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी प्रोग्राम में किसी वेरिएबल को हम जिस जिस एरिया में कॉल कर सकते हैं, जहां जहां हम उनका कॉल कर सकते हैं, जहां जहां वह एक्सेसिबल होता है, उसे ही हम उसका उस वेरिएबल का स्कोप कहते हैं। स्कोप जनरली तीन तरह का होता है। एक है ग्लोबल स्कोप, एक है हमारा लोकल स्कोप, और एक है हमारा फंक्शन स्कोप। जनरली ग्लोबल स्कोप कहने का मतलब होता है कि ये वैसे वेरिएबल्स हैं जो सारे फंक्शंस उस प्रोग्राम के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं सब जगह वो अवेलेबल है। यानी व्हेन वेरिएबल इज डिफाइंड आउटसाइड ऑल फंक्शन, अगर कोई वेरिएबल को हम मेन के बाहर में डिफाइन करते हैं, वह किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं करते हैं, तो उसे हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने पहले देखा है इसको। तो इस तरह के फंक्शन आपके प्रोग्राम में हर जगह अवेलेबल होंगे। ये फंक्शन आपके प्रोग्राम में हर ब्लॉक में अवेलेबल होंगे, तो इसको कहते हैं ग्लोबल स्कोप। नाउ नेक्स्ट है हमारा लोकल स्कोप। लोकल स्कोप कहने का मतलब ये है कि वैसे वेरिएबल्स
जो किसी इनसाइड ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन के अंदर या किसी ब्लॉक के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। तो यह वेरिएबल एक्सेसिबल होता है सिर्फ उसी ब्लॉक में या उसी फंक्शन में। तो इसलिए इसे हम लोग लोकल वेरिएबल कहते हैं। लोकल वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? यह वेरिएबल किसी फंक्शन या किसी ब्लॉक में डिफाइन किया जाता है, जिसके कारण यह सिर्फ उस ब्लॉक या उस पर्टिकुलर फंक्शन में ही एक्सेसिबल होता है। इसी कारण से इसे हम लोग लोकल वेरिएबल कहते हैं। और तीसरा है हमारा फंक्शन स्कोप। किसी भी वेरिएबल के कुछ फंक्शन स्कोप होते हैं। मीन्स व्हेन वेरिएबल इज पास्ड एज फॉर्मल आर्गुमेंट, इट इज सेड टू हैव फंक्शन स्कोप। अगर कोई वेरिएबल किसी फंक्शन में फॉर्मल आर्गुमेंट के द्वारा पास होता है, तो उस वेरिएबल का या उस जो फॉर्मल आर्गुमेंट में पास हुए हैं, उनका स्कोप सिर्फ उसी फंक्शन में होता है। वह सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर यूज हो सकते हैं, उनके बाहर उसका कोई यूज नहीं है, वो बाहर में एक्सेसिबल नहीं है। इसलिए उसे हम लोग फंक्शन स्कोप कहते हैं। इसलिए उसे हम लोग उस फंक्शन का स्कोप कहते हैं कि वह वेरिएबल उस फंक्शन के अंदर है। नाउ इस चीज को हम एक छोटे से एग्जाम्पल से देखते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू इसको देखते हैं। जैसे सपोज करो, एक हम छोटा सा प्रोग्राम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, लेट्स, इस तरह इतना लिखने की जरूरत नहीं है। इसके कमेंट्स को हम हटा देते हैं फिलहाल। नाउ सपोज यह एक एग्जाम्पल है। अगर हम यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही यह प्रोग्राम रन करना स्टार्ट किया, तो प्रोग्राम ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि वो मेन से स्टार्ट करता है। लेकिन उसके पहले मेमोरी में यह हमारा ग्लोबल वेरिएबल पहले मेमोरी में बनेगा। यानी मेमोरी में सबसे पहले ग्लोबल वेरिएबल एक बनेगा जिसका नाम होगा ग्लोबल, इसका वैल्यू होगा 100। उसके बाद मेन के अंदर इंट लोकल 10, एक लोकल नाम का वेरिएबल बना, इसका वैल्यू हो गया 10। फिर अभी देखो, जैसे ही ग्लोबल बना इसका लाइफ टाइम स्टार्ट हो गया। इसके बाद लोकल बना, इसका लाइफ टाइम अब स्टार्ट हुआ। यानी ग्लोबल से थोड़ा कम लाइफ टाइम है लोकल का। बट यहाँ पर ग्लोबल फंक्शन ऑल ओवर प्रोग्राम एक्सेसिबल है। जैसे यहाँ इस प्रोग्राम में दो फंक्शन यूज हो रहा है, एक तो हमारा मेन और एक इसके अंदर फंक्शन वन। तो यह जो ग्लोबल वेरिएबल है ये मेन के अंदर भी एक्सेसिबल है और इस फंक्शन वन के अंदर भी एक्सेसिबल है। इसीलिए इसे हम लोग ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। नाउ ये जो लोकल वेरिएबल है, यह लोकल वेरिएबल सिर्फ इतना ही दूर में एक्सेसिबल है, इसके आगे नहीं। यानी यह सिर्फ मेन में इसको एक्सेस किया जा सकता है, सिर्फ मेन के अंदर एक्सेस किया जा सकता है, इसको फंक्शन वन के अंदर एक्सेस नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसे हम लोग लोकल वेरिएबल कहते हैं। नाउ अब जैसे यहाँ पर हमने सिंपली प्रिंट कराया ग्लोबल वेरिएबल, तो ये प्रिंट कर देगा। हमारा पहला प्रिंट स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगा? ग्लोबल वेरिएबल इज 100। चूंकि यह ग्लोबल नाम का जो वेरिएबल है ये ग्लोबल है और ये आउटसाइड, ये मेन के अंदर भी यूज हो सकता है, फंक्शन वन के अंदर भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा लोकल वेरिएबल इज परसेंटेज लोकल। तो यह लोकल वेरिएबल भी मेन के अंदर यूज हो सकता है, इसलिए ये प्रिंट करेगा लोकल वेरिएबल इज 10। नाउ इसके बाद हम लोगों ने एक फंक्शन कॉल किया, फंक्शन वन, जिसमें हमने यहाँ से पैरामीटर पास किया 5। यह 5 यहाँ से गया इस इंट आई में, और ये आई क्या है हमारा? इस फंक्शन का फॉर्मल आर्गुमेंट।
इस फंक्शन का फॉर्मल आर्गुमेंट। और अब जाकर जब ये फंक्शन कॉल हुआ तब एक मेमोरी में जगह बना आई नाम का, जिसका वैल्यू हो गया 5। नाउ यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर आप देखो ग्लोबल इनसाइड फंक्शन अगेन यहाँ पे प्रिंट करेगा ग्लोबल इनसाइड फंक्शन 1 इज 100। चूंकि ग्लोबल वेरिएबल है यहाँ भी एक्सेसिबल है, बट यहाँ पे अगर हम लोकल वेरिएबल को प्रिंट करने का कोशिश करेंगे तो हमारा एरर आएगा, क्योंकि लोकल वेरिएबल का स्कोप सिर्फ मेन के अंदर ही है। और इस आई जो फॉर्मल आर्गुमेंट है इसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन 1 के अंदर है, क्योंकि यह एज अ फॉर्मल आर्गुमेंट फंक्शन 1 को पास किया गया है। तो हम फिर इस आई को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यानी फंक्शन स्कोप इज 5 मीन्स ये इसका आउटपुट आएगा। जैसे ही यह फंक्शन 1 प्रिंट करेगा सबसे पहले यह आई वेरिएबल मेमोरी से डिस्ट्रॉय होगा, उसके बाद फिर ये लोकल वेरिएबल डिस्ट्रॉय होगा, और फाइनली लास्ट में ग्लोबल वेरिएबल डिस्ट्रॉय होगा। तो हम कह सकते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल का लाइफ टाइम सबसे ज्यादा, उससे थोड़ा कम लोकल वेरिएबल का, उससे भी कम फंक्शन फंक्शन जिसका स्कोप फंक्शन है, फंक्शन स्कोप है उसका। तो ये हमारा ग्लोबल और लोकल स्कोप और लाइफ टाइम। नाउ इसके आधार पे हम लोग स्कोप और लाइफ टाइम के आधार पे अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सी के स्टोरेज क्लास। किसी भी वेरिएबल के किसी भी वेरिएबल के कुछ स्टोरेज क्लास होते हैं। स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर्स। नाउ स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर का मतलब क्या होता है कि स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर हमको ये बताता है कि कोई भी वेरिएबल जो हम यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, वह कहाँ बनेगा, कहाँ स्टोर होगा, उसका इनिशियल वैल्यू क्या होगा, उसका लाइफ टाइम कितना होगा। जैसे स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर इन सी लैंग्वेज टेल्स द कंपाइलर वेयर टू स्टोर अ वेरिएबल, वो वेरिएबल कहाँ स्टोर होगा, हाउ टू स्टोर द वेरिएबल, वो वेरिएबल कैसे स्टोर होगा, व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू, उसका इनिशियल वैल्यू क्या होगा, और उसका लाइफ टाइम क्या होगा। किसी भी वेरिएबल का लाइफ टाइम, उसका इनिशियल वैल्यू, या वो कहाँ स्टोर हो रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है, इन सब चीजों को हमारा स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर बताता है। किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने का, स्टोरेज क्लास डिफाइन करने का सिंटेक्स होता है, पहले हम लोग स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर लिखते हैं, उसके बाद डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते हैं। जैसे इससे पहले हम लोग सिंपली लिखते थे इंट ए, तो यहाँ हो गया डेटा टाइप और वेरिएबल। अब हमें उसका कोई भी स्टोरेज क्लास, सपोज हम इससे पहले लगा दिए ऑटो, तो ऑटो इसका स्टोरेज क्लास हो गया, ऑटो इंट ए, ये हो गया स्टोरेज क्लास, ये डेटा टाइप और ये वेरिएबल। नाउ हर वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल जो आप डिक्लेयर करते हो या बनाते हो, उसमें ऑलरेडी स्टोरेज क्लास बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाता है। जैसे जनरली स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर जो है हमारा, यह स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर बेसिकली 4 तरह के होते हैं।
एक है हमारा ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक और रजिस्टर। ये चार तरह के स्टोरेज क्लास है। कोई भी वेरिएबल जो आप मेमोरी में डिक्लेयर करते हो वो इन्हीं चारों में से किसी न किसी क्लास से बिलोंग करता है। जब भी हम अपने, अभी तक तो हम लोग प्रोग्राम में लिखा है, जैसे हम लोग लिखते हैं इंट ए कॉमा बी, समथिंग लाइक दिस। तो इसके पहले तो हम लोग कोई स्टोरेज क्लास देते नहीं है। तो अगर हम किसी भी वेरिएबल के पहले कोई भी स्टोरेज क्लास नहीं देते हैं तो भी बाय डिफॉल्ट वो ऑटो क्लास से बिलोंग करता है। बाय डिफॉल्ट किससे बिलोंग करता है? ऑटो क्लास से। अगर वह मेन के अंदर यानी लोकल वेरिएबल हमने बनाया तो। लेकिन अगर हम कोई ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं तो वह बाय डिफॉल्ट एक्सटर्न क्लास से बिलोंग करता है। अब हम लोग फर्दर देखते हैं कि बाकी के क्लासेस में क्या होता है। नाउ, ये जो हमारे चार स्टोरेज स्पेसिफायर हैं, ये यहाँ पर इस टेबल में हमको दिख रहा है। स्टोरेज स्पेसिफायर, स्टोरेज प्लेस, डिफॉल्ट वैल्यू, स्कोप और उसका लाइफ। सिंपली आप इसको टेबुलर फॉर्म में बना सकते हो, समझने में थोड़ा आसान होगा। यस। नाउ, बेसिकली इसे आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। जैसे स्टोरेज स्पेसिफायर, अगर हम ऑटो की बात करें तो ऑटो, ऑटो जो वेरिएबल है उनका स्टोरेज प्लेस सीपीयू मेमोरी होता है। यहाँ से अगर हम लोग पहले स्टोरेज प्लेस की ही बात करें तो ऑटो हमारे मेमोरी सीपीयू के मेमोरी में स्टोर होता है। एक्सटर्न भी हमारा सीपीयू के मेमोरी में स्टोर होता है। स्टैटिक वेरिएबल भी हमारा सीपीयू के मेमोरी में स्टोर होता है। बट रजिस्टर वेरिएबल हमारा सिर्फ रजिस्टर मेमोरी में स्टोर होता है। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये चारों में से ऑटो, एक्सटर्न और स्टैटिक, ये तीनों सीपीयू के मेमोरी में बनते हैं, मेमोरी में स्टोर होते हैं। सिर्फ रजिस्टर वेरिएबल जो होते हैं ये रजिस्टर मेमोरी में बनते हैं। तो इनसे फायदा या नुकसान क्या है? सीपीयू मेमोरी कहने का मतलब जहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है, जहाँ पे हमारा प्रोग्राम होता है वहाँ उसी के मेमोरी में बनता है, और रजिस्टर मेमोरी प्रोसेसर के पास। तो इससे बस अंतर ये है कि रजिस्टर मेमोरी जो होता है वो थोड़ा ज्यादा फास्ट काम करता है। तो अगर हम किसी वेरिएबल का यूज हमें अपने प्रोग्राम में बार बार होना है, बहुत ज्यादा यूज होना है, तो तब हम उसका यूज तब हम उसे रजिस्टर वेरिएबल बनाते हैं ताकि वह रजिस्टर मेमोरी में रहे और हमारा प्रोग्राम फास्ट काम। बट ऐसा नहीं है कि हम सारे वेरिएबल को रजिस्टर मेमोरी में बना सकते हैं, क्योंकि रजिस्टर मेमोरी में लिमिटेड स्पेस होते हैं। स्पेस कम होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा रजिस्टर वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। बट रजिस्टर वेरिएबल से फ़ायदा हमें सिर्फ इतना ही होता है कि हमारा सिस्टम थोड़ा फास्ट हो जाता है और हमारा प्रोग्राम वह वेरिएबल का एक्सेसिंग थोड़ा फास्ट होता है। बेसिकली अगर आप इस ऑटो और रजिस्टर में डिफरेंस देखो तो सारे चीज सेम है। इनका डिफॉल्ट वैल्यू भी सेम है, स्कोप भी सेम है, लाइफ भी सेम है। अंतर बस इनके स्टोरेज का है, सीपीयू मेमोरी और यहाँ रजिस्टर मेमोरी, जिसकी वजह से यह रजिस्टर वेरिएबल थोड़ा फास्ट काम करता है। नाउ, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। तो ऑटो, अगर हम किसी वेरिएबल को ऑटो बनाते हैं तो वो भी गार्बेज देता है, और अगर रजिस्टर है तो भी गार्बेज देगा, ये दोनों तो सेम ही होगा। बट अगर हमारा वेरिएबल एक्सटर्न है तो उनका इनिशियल वैल्यू या डिफॉल्ट वैल्यू जीरो होता है, या फिर स्टैटिक है तो उनका वैल्यू जीरो होता है। ऑटो जनरली हम लोग लोकल वेरिएबल जिसे हम लोग बोलते थे, ये तो आगे स्कोप में समझ में आएगा। बेसिकली जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम के अंदर अगर कोई वेरिएबल बनाए, जैसे सपोज मेन के अंदर हमने इंट आई लिखा, लाइक वॉइड मेन इंट आई,
और अगर हम इस आई को डायरेक्ट प्रिंट कर दे बिना इसमें हम कोई वैल्यू डाले, अगर हम आई को प्रिंट कर दे तो यह आई हमें गार्बेज वैल्यू देगा। अगर यही आई यहाँ डिक्लेयर ना होकर ऊपर में डिक्लेयर रहता तो यह एक्सटर्न होता यानी ग्लोबल वेरिएबल होता, और तब जब हम इसे प्रिंट करते तो यह जीरो प्रिंट करता। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वेरिएबल हमारा एक्सटर्न टाइप का है या स्टैटिक टाइप का है तो वह जीरो होगा उसका इनिशियल वैल्यू। अगर हम उसके वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं डालते हैं तो भी बाय डिफॉल्ट उसमें जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर वह ऑटो या रजिस्टर होगा तो उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज होगा। अब अगर हम स्कोप की बात करें तो जितने भी यहाँ वेरिएबल हैं सबके स्कोप लोकल ही होते हैं, सिर्फ एक्सटर्न का स्कोप ग्लोबल होता है। ग्लोबल का मतलब क्या हुआ, ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले क्लास में अभी देखा है कि लोकल क्या है और ग्लोबल क्या है। ग्लोबल का मतलब प्रोग्राम के हर पार्ट में वो एक्सेसिबल होगा, बट अगर कोई लोकल वेरिएबल है तो वह सिर्फ उसी फंक्शन में या उसी ब्लॉक में एक्सेसिबल होगा। जैसे अ, अगर एक्सटर्न है तो वो ग्लोबल है, बाकी सारे लोकल हैं। नाउ अगर हम इसके लाइफ टाइम की बात करें तो ऑटो वेरिएबल विद इन द फंक्शन ओनली, जिस वेरिएबल के अंदर वो है, जिस फंक्शन के अंदर वह वेरिएबल है सिर्फ उसी फंक्शन में उसका यूज किया जा सकता है और कहीं नहीं। अगर हम रजिस्टर वेरिएबल की बात करें तो यह भी जिस फंक्शन के अंदर बनाया गया है सिर्फ उसी फंक्शन में एक्सेस हो सकता है, इसके अलावा और कहीं नहीं। बट अगर हम ग्लोबल वेरिएबल की बात करें तो ग्लोबल वेरिएबल यानी एक्सटर्न स्टोरेज क्लास जिसका हो टिल द एंड ऑफ द मेन प्रोग्राम, इसके वेरिएबल मेमोरी में पूरे प्रोग्राम के लाइफ टाइम तक, जब तक प्रोग्राम एंड ना हो तब तक यह मेमोरी में स्टोर होता है। वेरिएबल डिफिनेशन माइट बी एनीवेयर इन द सी प्रोग्राम, सी के प्रोग्राम में एक्सटर्न हम लोग कहीं भी बना सकते हैं, कहीं भी बनाएंगे तो वो ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा। नाउ अगर हम ग्लोबल में बनाते हैं और उसके पीछे एक्सटर्न नहीं लिखते हैं तो भी वो बाय डिफॉल्ट एक्सटर्न रहेगा। यानी एक्सटर्न का लाइफ कितना होता है, प्रोग्राम जब से शुरू हुआ और जब खत्म होगा। बट ऑटो या रजिस्टर का लाइफ क्या था, जब वह पार्टिकुलर फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो वो मेमोरी में क्रिएट होगा, और जैसे ही उस फंक्शन का एग्जीक्यूशन समाप्त होगा वो मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है हमारा स्टैटिक। स्टैटिक का लाइफ होता है रिटेन्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल। एक्चुअली स्टैटिक वेरिएबल थोड़ा सा अलग टाइप का है। जनरली क्या होता है कि बाकी सबका स्कोप लोकल है यानी उस फंक्शन के अंदर है, और जैसे ही वह फंक्शन दोबारा कॉल होता है वो लोकल वेरिएबल डिस्ट्रॉय होकर दोबारा से क्रिएट होता है। बट स्टैटिक में क्या है कि अगर स्टैटिक वेरिएबल एक बार मेमोरी में बन गया तो बन गया, वो फिर मेमोरी से हटेगा नहीं, तब तक नहीं हटेगा जब तक पूरा प्रोग्राम आपका एंड ना हो जाए। एक बार जनरली क्या होता है कि किसी भी फंक्शन के अंदर अगर कोई ऑटो वेरिएबल है तो जैसे ही वो फंक्शन कॉल हुआ वह ऑटो वेरिएबल क्रिएट हुआ, जैसे ही वो फंक्शन एंड हुआ वो ऑटो वेरिएबल डिस्ट्रॉय हुआ। बट अगर उसके अंदर कोई स्टैटिक वेरिएबल है तो जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ फर्स्ट टाइम तो वो स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी में बना, क्रिएट हुआ, जब वो फंक्शन कॉल हुआ तो वह डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। जैसे ही वो फंक्शन एंड हुआ तो वह स्टैटिक वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं होगा। दोबारा से अगर फंक्शन कॉल होता है तो चूंकि पहले वो स्टैटिक वेरिएबल बन चुका है और डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है तो दोबारा वह क्रिएट नहीं होगा और अपने पुराने वैल्यू को रिटेन करेगा, यानी पहले से जो वैल्यू है उसको रिटेन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, प्रीवियस वेरिएबल के वैल्यू को रिटेन करेगा और फिर
जब प्रोग्राम एंड होगा तो भी वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, सॉरी, जब वो फंक्शन एंड होगा तब भी वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ये फाइनली डिस्ट्रॉय कब होगा? जब आपका प्रोग्राम एंड हो, जब आपका प्रोग्राम क्लोज होगा। तो ये हम लोगों ने देखा ये चारों स्टोरेज क्लास के बारे में। इन चारों को थोड़ा सा हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर अपने प्रोग्राम बनाकर इनको चेक करते हैं एक बार। तो इन चारों को हम एक सी के छोटे से प्रोग्राम से देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम सिंपली अगर कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, लाइक इंट ए बराबर 5, कॉमा बी बराबर 7, तो ये सारे हमारे CLR, तो ये हमारे ऑटो वेरिएबल हुए। आप इनको सिंपली प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट एफ ए न्यू लाइन ए बराबर %d ए, बस एक ही रखते हैं, दूसरे वेरिएबल की जरूरत हमको फिलहाल नहीं है। नाउ अगर हम कोई फंक्शन बनाते हैं, सपोज वाइड डेमो, और इसके अंदर अगर हम यूज करना चाहें प्रिंटफ ए बराबर %d ए, तो यह रन नहीं करेगा, एरर देगा। क्या एरर देगा? अनडिफाइंड सिंबल ए। नाउ अच्छा सॉरी, हम एक यहाँ पे भी void डेमो बना लेते हैं, स्टिल ये एक एरर देगा, अनडिफाइंड सिंबल ए। क्यों? क्योंकि यह ए लोकल वेरिएबल है, और लोकल वेरिएबल को हम लोग दूसरे फंक्शन में कॉल नहीं कर सकते हैं। अगर हम यहाँ ऑटो लिखते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह बाय डिफॉल्ट यही है, हमारा बाय डिफॉल्ट लोकल वेरिएबल ही है, बाय डिफॉल्ट ऑटो ही है, तब भी ये ऐसे ही काम करेगा। सी, अब इसे रन कराने के लिए हम इसे ऑफ कर देते हैं। ओके, नाउ अब अगर हम इसे रन कराएं तो ये प्रिंट करेगा। बट अगर हम इसमें कोई भी वैल्यू नहीं डालते हैं तो ये क्या प्रिंट करेगा? गार्बेज वैल्यू, जैसा हमने पढ़ा था अभी, ये गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा। नाउ अब हम लोग एक देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो यह इसे हम ऑटो बनाए या ना बनाए, ये बाय डिफॉल्ट ऑटो वेरिएबल है। अगर कोई वेरिएबल हम मेन के बाहर बनाते हैं तो वह बाय डिफॉल्ट एक्सटर्न हो जाता है। जैसे अगर हम यहाँ लिखते हैं इंट n बराबर 100, तो ये एक्सटर्न है। इसका यूज हम लोग इसके अंदर भी कर सकते हैं, लाइक यहाँ भी हम लोग प्रिंटफ न्यू लाइन n बराबर %d n, और इसका यूज हम लोग इस फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं, n, इसलिए कि यह ग्लोबल वेरिएबल है और हम इसे यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं। सिंपली एन दोनों जगह से कॉल हो रहा है, बट यहाँ पर देखो ए में अभी भी हमारा गार्बेज है, क्योंकि हमने कोई वैल्यू उसमें नहीं डाला है। अब अगर हम इस वेरिएबल में भी वैल्यू ना डालें, सिर्फ एन को डिफाइन करके छोड़ दें, तो बाय डिफॉल्ट यह गार्बेज नहीं लेगा, यह बाय डिफॉल्ट 0 प्रिंट करेगा।